हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस हफ्ते के निफ्टी 50 एनालिसिस के बारे में और साथ में हम देखेंगे कि कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पिछले कुछ हफ्तों से बात करते आ रहे हैं और उन सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। पहले हम देखेंगे हमारी पिछले वीक की एनालिसिस क्या थी और इस वाले हफ्ते में क्या हुआ है और वो जो हमारी एनालिसिस थी क्या उसी के हिसाब से हुआ है या कुछ अलग चीज़ हुई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी 50 के लास्ट वीक का चार्ट है जहां पर मैंने बताया था कि निफ्टी अभी भी जोन ऑफ अनसर्टेनिटी में ही घूम रहा है। यहां पर क्लैरिटी नहीं है कि निफ्टी एक राउंड नीचे जाकर के ऊपर जाएगा या डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मुझे नहीं लगता उनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट की जो लगभग 1-1.5 साल से जो करेक्शन चल रही है वो अब खत्म हो गई है और अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन उससे पहले क्या मार्केट इन लोज, ये जो ग्रीन वाला जोन है, यहां पर मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ये जो रेड कैंडल है इसका लो और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो, ये लगभग बराबर लोज हैं। ये ग्रीन जो कैंडल है ये इस रेड कैंडल के नीचे नहीं गई है। तो जब भी इस तरीके के बराबर लोज बनते हैं जिसको कि ज्यादातर रिटेलर्स मेजर सपोर्ट समझते हैं, जनरली क्या होता है उन्हीं बराबर लोज, इक्वल लोज के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं। तो अब जिसने भी बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, या जिसने भी बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी कि मार्केट एक राउंड नीचे आ सकती है इन लोज के नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए, उसको हम स्टॉप हंट बोलते हैं। तो दो ही सिनेरियो थे। पहला सिनेरियो था कि निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जाए और इस पिवट पॉइंट को पार कर दे। अगर मार्केट अच्छी तरह से पिवट पॉइंट को पार कर देती है तो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, फिर इन लोज का खतरा टल जाता। या फिर दूसरी चीज थी कि मार्केट जाए और इस पिवट पॉइंट को पार ना कर पाए और वहां से मार्केट नीचे आना शुरू कर जाए। तो देखते हैं इस वाले हफ्ते में क्या हुआ है। इस वाले हफ्ते में ये सबसे पहला दिन जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गई, दूसरे दिन भी मार्केट ऊपर गई, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस पिवट पॉइंट, ये जो ब्लू लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मार्केट कट नहीं कर पाई और मार्केट वहां से नीचे आना शुरू हो गई। तो ये भी हमारी दोनों सिनेरियोज में से एक सिनेरियो था कि मार्केट अगर इस पिवट पॉइंट को कट नहीं कर पाती है, मार्केट एक राउंड नीचे आएगी इन बराबर लोज को काटने के लिए। तो एक यहां पर गैप हमें दिख रहा है और यहां पर इक्वल लोज दिख रहे हैं। मार्केट इन एरियाज तक आ सकती है। ये एरियाज कहां पर हैं? यानी कि मार्केट 17,100 से 17,000 के आसपास तक आ सकती है एक राउंड। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो निफ्टी 20 या निफ्टी 50 से रिलेटेड फंड्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए। तो हमने बात करी थी निफ्टी में करेक्शन होगी, तो निफ्टी में करेक्शन होगी यानी जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं उनमें करेक्शन होनी चाहिए। उसी के साथ ही निफ्टी की करेक्शन भी पूरी हो जाएगी और वहां से निफ्टी अपना ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकता है कुछ टाइम बाद, जब करेक्शन पूरी हो जाए उसके बाद। तो अब हम जानते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं हमारे, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि निफ्टी ने अभी तक अपना पहला पिवट भी पार नहीं किया है। निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं अपने दूसरे पिवट को भी पार कर चुका है। तो निफ्टी बैंक अपने दूसरे पिवट के ऊपर गया था, उसने यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया और यहां से निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर था। बिल्कुल इतने हाई पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है अभी, जो कि अगली निफ्टी की अगली वाली रैली में एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट हो सकता है, काफी अच्छे से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो हम देखते हैं इस वाले हफ्ते में क्या हुआ है। इस वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक अपने तीसरे पिवट पॉइंट तक पहुंच गया। ये देखिए, ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई तक पहुंचा है और वहां से आकर के जो लास्ट के 2 दिन में सेल ऑफ हुआ है वो निफ्टी बैंक में भी शुरू हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी चीजें लाइन अप हो रही हैं, यानी कि निफ्टी अपना पिवट पॉइंट नहीं काट पाया, वहीं पर ही निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आना शुरू किया है। तो अब चांसेस क्या है कि निफ्टी बैंक हो सकता है इस लो को या इस लो को भी कट करने के लिए एक राउंड नीचे आ सकता है। और उसी के साथ साथ में निफ्टी 50 भी अपने जो लोज मैंने दिखाए थे आपको, वो ग्रीन जोन में वहां पर आकर के एक राउंड टच करके लोगों के स्टॉप लॉस हंट करके उसके बाद ऊपर जा सकती है। निफ्टी बैंक अभी भी बुलिश है। इस वाली डिप में मेरे ख्याल से आपको बाय करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी बैंक के स्टॉक्स नहीं हैं तो आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये मेरा ऐसा मानना है। अब हम अपने दूसरे सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर को देखते हैं, वो है निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो का नॉर्मली हम वीकली चार्ट देखते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत लंबे टाइम की करेक्शन, मल्टी ईयर करेक्शन के बाद निफ्टी ऑटो ने अपना ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई के ऊपर गया है। तो यहाँ पर
जो मैंने बताया था कि निफ्टी ऑटो अगर एक राउंड नीचे आता है 12,000 के आसपास में, तो आपको जो बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी के ऑटो के जो मार्केट लीडर्स हैं या जो निफ्टी 50 में जो ऑटो के स्टॉक्स हैं, आपको उनको ऐड कर लेना चाहिए। तो देखते हैं इस वाले हफ्ते में क्या हुआ है। एक एक ही कैंडल बनी है क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो एक काफ़ी एक बेयरिश सी कैंडल बनी है। अ, निफ्टी अगर अपनी करेक्शन करने के लिए नीचे आएगा, हो सकता है निफ्टी ऑटो भी यहाँ तक आए 12,000 जो निफ्टी ऑटो का लेवल है। मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोग नीचे बाय नहीं कर पाए और जिन्होंने इस यहाँ से लेकर के इस पूरी रैली को मिस किया है, अगर ये प्राइस यहाँ नीचे आता है 12,000 या 12,000 से थोड़ा नीचे, उस जगह पर आप अपने फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं बाय करने के लिए ऑटो में। ऑटो और बैंक मेरे ख्याल से अभी सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि अगली जो रैली है, उसमें चांस है कि ये दोनों के दोनों सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीसरा सेक्टर था एफएमसीजी। एफएमसीजी की हमने बात करी थी कि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है और ये एक हायर हाई हायर लो सीक्वेंस में ही है। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी में प्रॉब्लम क्या है कि उसने ये कट तो किया है, लेकिन एक शार्प अप मूव नहीं आया अभी तक। जो हम एक शार्प इम्पल्स मूव ढूंढते हैं कि एक एकदम से ऊपर की तरफ को अपने पार करे, जैसे ये देखिए, ये एक इम्पल्स मूव होता है जहां पर निफ्टी एफएमसीजी 4 दिन में ही 37,500 से ऑलमोस्ट 41,000 पहुंच गए। इसको हम एक बहुत शार्प मूव बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक चौपी सा मूव हमें मिल रहा था, तो वो बहुत अच्छा साइन नहीं था। तो देखते हैं अब इस वाले हफ्ते में क्या हुआ है। इस वाले हफ्ते में जैसे सब में सेल ऑफ हुआ है, उसी तरीके से निफ्टी एफएमसीजी में भी सेल ऑफ हुआ है। तो निफ्टी एफएमसीजी के लिए अच्छा ये रहेगा कि वो यहाँ पर ही कंसोलिडेट करे इस एरिया में, और इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा शार्प मूव आए ऊपर की तरफ को। उसके बाद हम मान सकते हैं कि हाँ, निफ्टी एफएमसीजी भी अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे आने वाली रैली में। भले ही निफ्टी एफएमसीजी पूरा का पूरा सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म ना करे फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन निफ्टी एफएमसीजी के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स। इसके बाद काफी सारे लोग कह रहे थे कि आईटी के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं, आईटी के बारे में नहीं बताते हैं कि भाई आईटी में बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं। तो निफ्टी आईटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेरा जो मानना है वो ये है कि निफ्टी आईटी फिलहाल एक सबसे वीकेस्ट सेक्टर्स में से एक है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा पूरा का पूरा जो सिनेरियो हुआ है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आप लो देख रहे हैं, ये 2020 में जो कोविड वाला जो क्रैश आया था, उसके बाद से लेकर के आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी रैली निफ्टी आईटी में आ चुकी है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो सेक्टर जो सेक्टर आउट परफॉर्म करता है एक पूरी रैली में, तो जो 2020 कोविड क्रैश के बाद से लेकर के जो पूरी रैली आई, जहां पर निफ्टी 18,600 के आसपास का जो उसने हाई लगाया है, उसमें आईटी और फार्मा ये दोनों सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया था। दोनों सबसे बढ़िया सेक्टर्स थे, जिसके स्टॉक कई कई गुना हो गए थे। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस और इस टाइप के आप बड़े या मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी देखेंगे, तो सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अब होता क्या है, जब इतनी बड़ी रैली आ जाती है, तो उसके बाद मार्केट को थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ता है। तो अब ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये एक रिट्रेसमेंट जोन है इस पूरी इतनी बड़ी रैली का। तो उसमें क्या होगा कि मार्केट जो है वो आसानी से नए हाईज नहीं लगाएगी, या जब नई रैली आएगी निफ्टी 50 में, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद निफ्टी 50 अपनी नई रैली शुरू करेगा, उसमें आईटी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले लेग में मार्केट लीडर्स होते हैं, जनरली वो दूसरे राउंड में मार्केट लीडर्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आईटी अगर निफ्टी 3 बार रैली कर रहा है तो आईटी हर एक रैली में टॉप, मतलब एकदम टॉप पे होगा। ऐसा नहीं होता है। लग रहा है कि इस वाली रैली में बैंक्स, ऑटोज, एफएमसीजी, इस टाइप के सेक्टर्स और इवन कुछ डिफेंस के स्टॉक्स हैं, वो सब शायद लीड कर सकते हैं, और निफ्टी आईटी शायद बैक सीट लेगा। और फार्मा भी इसीलिए शायद, फार्मा भी क्योंकि वो पिछली बारी मार्केट लीडर था, उसमें भी एक मेजर करेक्शन आ रही है, शायद ये दोनों सेक्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अब जो लोग निफ्टी आईटी में फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, देखिए निफ्टी आईटी ने अपना यहाँ पर हाई लगाया 40,000 के, 39,000 के आसपास में, और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा शार्प सेल ऑफ आया। ये जो शार्प सेल ऑफ है, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुई इस पूरे मूव की, और मार्केट में बहुत ही ज्यादा तेज सेल ऑफ आया है, जो कि यहाँ तक गया है। मुझे लगता है ये एंटायर मूव जब रिट्रेस होगा 50%, जो कि आपका 24,000 के आसपास तक हो सकता है इन वाले लोज के नीचे, या जब मार्केट 61.8% रिट्रेस होगी, वो और भी ज्यादा नीचे है, वो 21,000 के आसपास में है।
शायद मार्केट एक राउंड वहां तक जाए और इस पूरे के पूरे मूव को रिट्रेस करे। अब यहाँ से दो सिनेरियोज हैं। देखिए, मार्केट में ये जो सेल ऑफ है ये इस लो को कट कट करने के लिए आया है, तो चांसेस हैं कि मार्केट एक बार इसके नीचे जाए। फिर दो सिनेरियोज हैं। दो सिनेरियोज क्या हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ नीचे जाए और उसके बाद एक रिलीफ रैली आए। ये जो रिलीफ रैली आएगी, ये या तो इस गैप तक आ सकती है या इस लेवल तक आ सकती है। बेसिकली इस पूरे के पूरे मूव का 50 से लेकर के 61% के आसपास तक रिट्रेस हो सकता है, लेकिन वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब आप प्रीमियम में बेच के जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केस में आपको अपने आईटी को अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देना चाहिए, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। दूसरा सिनेरियो जो आईटी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो ये हो सकता है कि आईटी एक बार नीचे जाए, थोड़ा-सा ऊपर आकर के यहीं पर ही आईटी कंसोलिडेट करना शुरू कर दे। ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो होगा। अगर आईटी यहाँ पर कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, तो उससे हमें ये लगेगा कि इसमें अक्यूमुलेशन अब शुरू हो रहा है नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन फिर भी ये जो अक्यूमुलेशन होता है या जो ये कंसोलिडेशन होता है, ये बहुत लंबा चल सकता है। मतलब ये 6 से 8 महीने चल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अगले 6 महीने, अगले 8 महीने तक आईटी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपको जो बड़े सेक्टर्स हैं, जो मेजर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंक्स, ऑटोज़ और एफएमसीजी। एफएमसीजी थोड़ा-सा वीक लग रहा है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा आईटी के कंपैरिज़न में। आपको शायद इन तीनों सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आईटी में जहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, अगर आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा पार्ट आईटी है, तो मुझे लगता है कि अगर एक यहाँ से रिलीफ रैली आती है, उसमें आपको आईटी के स्टॉक्स को निकाल देना चाहिए और आपको ऑटो और बैंक्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने बात कर ली इस वाले हफ्ते की एनालिसिस के बारे में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।